बिहार की राजनीति में सत्ता बदलती है, सरकारें बदलती हैं, चेहरे बदलते हैं, लेकिन एक चीज जो नहीं बदलती वो है सरकारी बंगलों को लेकर सियासत। पटना का 10 सर्कुलर रोड जो पिछले 2 दशकों से बिहार की राजनीति का सबसे बड़ा पावर सेंटर रहा है, जहां से आरजेडी की पूरी सियासत चलती आई है, आज वही बंगला एक नए सियासी कुरुक्षेत्र में तब्दील हो चुका है। भवन निर्माण विभाग ने पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी को 15 दिन के भीतर 10 सर्कुलर रोड बंगला खाली करने का अल्टीमेटम दिया, जिस पर सियासी कोहराम मच गया। सरकार का कहना है यह नियम के तहत है और बंगला मंत्री नंद किशोर राम को अलॉट कर दिया गया, लेकिन राबड़ी देवी ने भी दो टूक कह दिया है कि बंगला किसी कीमत पर खाली नहीं करेंगे, सरकार चाहे जो फोर्स बुला ले। इधर तेज प्रताप यादव पूछ रहे हैं कि नियम सिर्फ विपक्ष पर क्यों? अगर पूर्व मुख्यमंत्री को बंगला छोड़ना है तो नीतीश कुमार को 15 दिन का नोटिस मिलना चाहिए था। वहीं अब्दुल बारी सिद्दीकी साहब सवाल उठा रहे हैं कि एक तरफ सरकार खर्चे में कटौती की बात कह रही है, तो दूसरी तरफ एक अड़े मार्ग जो मुख्यमंत्री आवास है उसका दायरा लगातार क्यों बढ़ाया जा रहा है। इन तमाम आरोपों पर भवन निर्माण मंत्री श्वेसी सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और विपक्ष के हर एक सवाल का जवाब दिया, लेकिन कुछ सवाल पब्लिक के भी है। सवाल है कि सरकारी बंगले नेताओं की निजी संपत्ति है या जनता की संपत्ति? ये बंगले नेताओं को जनता के काम करने के लिए मिलते हैं या फिर ऐशो आराम के लिए? अगर नेताओं की नियत काम करने की है तो फिर बंगले पर सियासत क्यों हो रही है? क्या यह वाकई नियमों की लड़ाई है या फिर बदले की राजनीति? आज इसी पर होगी सबसे बड़ी बहस। बंगले पर बवाल, सियासत क्यों हुई लाल? सबसे पहले एक रिपोर्ट। सत्ता आती है, जाती है। 10 सर्कुलर रोड आवास खाली करना ही होगा। बिहार की राजनीति में आजकल बंगला पर घमासान छिड़ा हुआ है। पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी को 10 सर्कुलर रोड का सरकारी आवास खाली करने का नोटिस क्या मिला? आरजेडी के नेता लाल हो गए। सरकार पर लालू राबड़ी परिवार को टारगेट करने का आरोप लगा दिया। तेजस्वी को, राजद को टारगेट करेंगे तो हम सत्ता में सलाम। आरजेडी की ओर से बाकायदे प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और अब्दुल बारी सिद्दीकी ने सत्ताधारी गठबंधन के कई नेताओं के बंगले पर सवाल उठाया, खासकर सीएम सम्राट चौधरी के मुख्यमंत्री आवास में डिप्टी सीएम आवास को मिलाने पर तंज भी कसा। अब हमारे माननीय मुख्यमंत्री का विजन बहुत बड़ा, तो उसके लिए बड़े मकान की आवश्यकता है। अब्दुल बारी सिद्दीकी के आरोपों का जवाब दिया भवन निर्माण मंत्री लेसी सिंह ने। लेसी सिंह ने एक अड़े मार्ग और 5 देश रत्न मार्ग को मिलाने के आरोप पर जवाब देते हुए बताया कि अभी अस्थायी तौर पर 5 देश रत्न मार्ग और एक अड़े मार्ग को मिलाया गया है, क्योंकि 5 देश रत्न मार्ग से कई महत्वपूर्ण कार्य किया जा रहा है। लेसी सिंह ने यह भी बताया कि पूर्व सीएम नीतीश कुमार को Z+ श्रेणी और सुरक्षा प्रोटोकॉल की वजह से 7 सर्कुलर रोड आवंटित किया गया है। सरासर गलत है, वो अस्थायी तौर पर किया गया। बिहार स्पेशल सिक्योरिटी एक्ट के सुसंगत प्रावधानों के अंतर्गत श्री नीतीश कुमार जी को उनके प्रोटोकॉल एवं Z+ सुरक्षा श्रेणी के अनुरूप। अब्दुल बारी सिद्दीकी के बयान पर घमासान तेज होता जा रहा है। एनडीए के नेता कह रहे हैं कि आरजेडी के लोग बंगला और सत्ता के मुंह से कभी भी ऊपर नहीं उठ पाए, यही वजह है कि इस स्थिति में पहुंच गए हैं। अब्दुल बारी सिद्दीकी साहब ने तो अब ये मान लिया कि राजद और लालू प्रसाद यादव और उनके परिवार ने बिहार की सत्ता को अपनी बपौती मान ली थी। बिहार में बंगले का विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। आज जो हालात है उसके बाद तो यही सवाल खड़ा हो रहा है कि बंगले पर विवाद, सियासत क्यों हुई लाल। न्यूज़ 18 के लिए पटना से आनंद अमृतराज और अमित कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। तो आज जिन सवालों पर बहस होनी है, सीधे उन सवालों पर आते हैं। सवाल है कि बंगले पर बवाल, सियासत क्यों हुई लाल? राबड़ी देवी का बंगला खाली करने से इनकार क्यों? क्या राबड़ी देवी ने बंगले को नाक का सवाल बना लिया है, जैसा वो कल कह रही हैं कि कोई सी भी फोर्स बुला लो, बंगला खाली नहीं करेंगे? अब भवन निर्माण विभाग के पास क्या क्या विकल्प है? बंगले की लड़ाई में कौन अब पीछे कदम खींचेगा? क्योंकि सरकार भी बंगला खाली कराने को एकदम नोटिस दे चुकी है, 15 दिन का अल्टीमेटम, और राबड़ी देवी कह रही हैं कि बंगला खाली नहीं करेंगे। तो चलिए मेहमानों से आपका परिचय कराते हैं।
सत्ता पक्ष से बीजेपी से अरविंद कुमार और जेडीयू से अकबर अली जी जुड़ रहे हैं, तो वहीं विपक्ष से आरजेडी से जयंत जिज्ञासु और कांग्रेस से असितनाथ तिवारी जी जुड़ रहे हैं। इसके अलावा वरिष्ठ पत्रकार बन बिहारी जी भी इस डिबेट का हिस्सा हैं। सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहला सवाल मेरा जयंत जिज्ञासु जी, बंगला खाली क्यों नहीं किया जा रहा है? देखिए, एक बात मैं आरंभ में ये स्पष्ट कर दूं कि जिस तरह का परसेप्शन बनाने की एक घटिया कोशिश सत्तारूढ़ दलों के द्वारा की जा रही है, उसको बेनकाब जनता की नजर में पहले ही किया जा चुका है। आदरणीय राबड़ी देवी जी जिस 10 सर्कुलर रोड स्थित आवास में रह रही हैं, वह पूर्व मुख्यमंत्री की हैसियत से नहीं रह रही, क्योंकि न्यायालय ने स्पष्ट रूप से ये बता दिया कि किसी भी पूर्व मुख्यमंत्री को अलग से कोई आवास नहीं आवंटित किया जाएगा। अगर ऐसा होता तो लालू जी को अलग से आवास मिलता, राबड़ी जी को अलग से मिलता, लेकिन वह बिहार विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष हैं और इस हैसियत से वो जिस बंगले में रह रही हैं उस तरह के बंगले में रहने के लिए अधिकृत हैं, नियमानुकूल। अब उनका जो दूसरा बंगला आवंटित किया गया है, ये भी बताइए ना दर्शकों को। आपसे मैं जो कह रहा हूं मेरी पूरी बात हो जाने दीजिए, सारी बातें स्पष्ट हो जाएंगी। नेता प्रतिपक्ष के लिए तो जिस तरह का उनको अभी नया आवास आवंटित किया जा रहा है वो इसी तरह का आवास है जो 10 सर्कुलर रोड स्थित आवास है। जो जिस टाइप की बात कर रहे हैं वो भवन निर्माण विभाग को पता है। हमारा दूसरा कहना है कि श्री जीतन राम मांझी जी हो या नीतीश कुमार जी, ये दोनों पूर्व मुख्यमंत्री हैं। इन्हें न्यायालय के आदेश के आलोक में किसी तरह के बंगले में नहीं रखा जा सकता था, लेकिन दिया गया है। मुझे तीसरी बात कहनी है कि पूर्व गृह मंत्री भारत सरकार लालकृष्ण आडवाणी जी, पूर्व मानव संसाधन विकास मंत्री भारत सरकार श्री मुरली मनोहर जोशी जी, इनको किस हैसियत से दिल्ली में बंगला आवंटित है। अब नियम कायदे की जो बात है, तो हम अपने लिए कुछ और नियम बनाएंगे, सामने वाले के लिए कुछ और नियम बनाएंगे। इसी को लोक लज्जा प्रूफ सरकार कहते हैं, जिस पर लोक लाज का असर नहीं होता। मैं जानना चाहता हूं, सुना जाना संतोष जी, नहीं संतोष जी मेरी बात कहने दीजिए। आधा सच बोला इसलिए मुझे टोकना पड़ेगा, और आधा सच पूरा झूठ या पूरे सच से ज्यादा खतरनाक होता है। आपने कहा है कि नीतीश कुमार को किस हैसियत से बंगला मिला है। पूर्व मुख्यमंत्री तो है ही, वो राज्यसभा के सांसद भी हैं, और राज्यसभा का अगर कोई सांसद हो या वरिष्ठ नेता हो तो नियम ये कहता है, सुन लीजिए ना सर, तो नियम ये कहता है कि कोई भी राज्यसभा सांसद दिल्ली में केंद्र सरकार के आवास पाने का हकदार है, तथा राज्यों में भी पूर्व मुख्यमंत्रियों या वरिष्ठ सांसदों के लिए आवास आवंटन का नियम है। अब या तो आप ये नियम नहीं जानते, या आप ये नियम जानते हैं तो जानबूझकर इस नियम को संतोष छिपाने की कोशिश कर रहे हैं। आपकी बात आ गई। मैं आवाज जरा जैन जी की मेरी ईपी में भी दीजिएगा। हाँ। आपकी आवाज आ रही है। संतोष जी मेरी बात सुन लीजिए। उपेंद्र कुशवाहा जी बिहार के दोनों में से किसी सदन के सदस्य नहीं है, उनका आवास किस नियम के तहत कायम है। संजय झा जी बिहार के न तो विधान परिषद के सदस्य ने, बिहार विधानसभा के सदस्य हैं, किस नियम के तहत उनका आवास कायम है। दूसरा, जो संतोष मांझी जी हैं मंत्री, उनका अलग से आवास है, उनकी पत्नी दीपा मांझी जी का अलग से आवास है, किस नियम के तहत किया है। और मैं जानना चाहता हूं पूर्व मंत्री कृष्ण कुमार मंटू जी को किस नियम के तहत आवास अभी तक कायम उनका रखा गया है। करणजीत सिंह विधायक को किस नियम के तहत, मनोरमा देवी जी को किस नियम के तहत वह आवास आवंटित है जो मंत्री के लिए नियम के तहत मिलता है। राजू सिंह जी पूर्व मंत्री, इनको मैंगलस रोड में किस हैसियत से आवास आवंटित है। ज्ञानू सिंह जी जो पूर्व विधायक, उनको किस नियम के तहत, जनक सिंह जी को किस नियम के तहत दिया गया है। तो ऐसा थोड़ी कि राबड़ी देवी जी को आवास छीनकर उनको आवास नहीं दिया जा रहा है, उनके लिए दूसरे आवास की व्यवस्था कर दी गई ना। नहीं, किस लिए नहीं, ये राजनीति में ये जिद कैसी चलेगी कि नहीं मुझे इसी आवास में रहना है। अगर हर मंत्री, हर पूर्व मंत्री, हर राज्यसभा सांसद ये जिद करने लगे कि फला आवास मुझे चाहिए, फला आवास मुझे चाहिए, तो राजनीति कैसे चलेगी। अच्छा सुनिए, राजनीति चलाने की जिम्मेदारी सिर्फ सरकार की नहीं है, जनता भी देख रहे हैं। मैं जानना चाह रहा हूं कि संजय झा जी जो केंद्र सरकार में मंत्री हैं, किस हैसियत से बिहार में उनको आवास अभी तक कायम रखा गया है। हम तो आपके सामने इनकी नग्नता को रख रहे हैं
ये क्या कर रहे हैं? और आपने कहा कि इनको सरकारी सुरक्षा मिली हुई जेड श्रेणी की। कौन नहीं जानता है कि तेजस्वी जी के आवास के बाहर गोली चली, उनकी तो सुरक्षा बढ़ाए जाने की आवश्यकता थी, उनकी सुरक्षा घटा दी गई। तो ये सरकार ही अगर ये तय कर रही है कि नीतीश कुमार जी पता नहीं क्या कर दिए हैं कि उनकी सुरक्षा को बढ़ाने की जरूरत है, तो लालू प्रसाद जी की सुरक्षा क्यों नहीं बढ़ाई जा रही? राबड़ी देवी जी की सुरक्षा क्यों नहीं बढ़ाई जा रही? अगर Z+ श्रेणी के चलते आवास दिया जाना है तो मैं तो कह रहा हूं कि इन दोनों को, तीनों को, तेजस्वी जी को भी दिया जाए Z+ श्रेणी की सुरक्षा। ये दो अलग मैटर तरह का आवास दे दिया जाए। अरविंद जी जवाब दीजिएगा। सवाल यह है कि उपेंद्र कुशवाहा और संजय झा को ये जो आवास मिले हैं वो क्यों आवंटित किए गए? बिल्कुल बताना चाहिए। मैं संतोष जी इसको इस रूप में, आप 2 मिनट धैर्य रखेंगे कि देखिए, बिहार में एक कहावत है, ये कहावत चरितार्थ इनके लिए हो रहा है। कौन सी कहावत? हसुआ के ब्याह में खुरपी का गीत गा रहे हैं। आपको मैं एक मशहूर है भाजपा, जरूरी है नहीं, जरूरी है आपको एक वाकया याद दिलाना। इनकी आदत है, लालू प्रसाद जी जब सजायाफ्ता हो गए थे तो चुनाव लड़ते थे। सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश दिया कि जो भी सजायाफ्ता है उनको चुनाव लड़ने पर रोक रहेगी। इन लोगों ने क्या किया, पिछली दरवाजे से ऑर्डिनेंस ला दिया और इन्होंने ऑर्डिनेंस पास कराने की कोशिश की। वही नहीं, सदन में, पार्लियामेंट में ऑर्डिनेंस को फाड़ के फेंक दिया जब विरोध हुआ। और जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सजायाफ्ता चुनाव नहीं लड़ेंगे, तब रोक लगी। तो इनकी जो मैं मनमाना है, ठीक उसी परिप्रेक्ष्य में आप देख रहे हो कि राबड़ी जी कह रही हैं कि हम नहीं हटेंगे, हम नहीं हटेंगे, जिसे हटाना है हटा दे। पार्लियामेंट में भी इन्होंने वही इनकी पार्टी ने की थी, अध्यादेश को फाड़ के फेंक दिया था, नया ऑर्डिनेंस ला रहे थे। सरकार नियम के अनुसार चलती है, संविधान के अनुसार चलती है। संविधान में जो व्याख्या की गई उनके अनुसार चुनाव पे रोक लगा। आज बंगला कोई बहुत बड़ा मैटर नहीं है। अगर कानून का राज खत्म हो जाएगा फिर कोई भी नहीं। और जिनका जिनका नाम गिना रहे हैं, जो इस बार विधायक नहीं बन पाए हैं या हार गए हैं, उन सबों को नोटिस इशू है खाली करने के लिए। एक समय सीमा निर्धारित सबके साथ किया गया है, सारे लोग खाली करेंगे, इसमें कहीं कोई कोताही नहीं बरती जाएगी। प्रश्न रही राबड़ी जी के आवास का, तो राबड़ी जी पूर्व मंत्री हैं, इनके बेटे भी पूर्व मंत्री रह चुके हैं और वर्तमान में विधायक है, उन्हें भी आवंटित किया गया है। माननीय राबड़ी जी को भी आवास आवंटित कर दिया गया है। जो कर्णांकित आवास है, जो दूसरे मंत्री को अलॉट कर दिया गया है। देखिए, ये संविधान के अनुसार जो नियमन है, उस नियम के अनुसार इनको मकान खाली कर देना चाहिए और एक आइडियोलॉजी पेश करना चाहिए। अरविंद जी, वो ये साफ कह चुकी है कि चाहे फोर्स लगा लो, मकान खाली नहीं करेंगे। अब आप क्या कीजिएगा? कानून का राज है, कानून अपना काम करेगी। क्या अगर जबरन सामान फेंकेंगे? कोई एक आप सामान फेंकना क्या, जब कुर्की जब्ती होती है क्या होती है, जब कोई भागा रहता है तो कुर्की जब्ती होती है। ये सरकार थोड़े करती है, ये कानून करती है, कानून में प्रावधान है। अब जो नियमन होगा, जिस रूप में खाली कराना, वो सरकार कराएगी। लेकिन हमें लगता है कि ये खूबसूरती लोकतंत्र की, संतोष जी, तभी है कि जब वो नियमों का पालन करे और पूरे बिहार में एक नजीर पेश करे कि देखिए सरकार बिल्कुल निष्पक्ष चल रही है, किसी को न बचा रही है न किसी को फंसा रही है। 25 नवंबर 2025 को पहला नोटिस दिया गया, तो राबड़ी जी के लिए भी लागू है। अरविंद जी, और निश्चित तौर से 25 नवंबर 2025 को पहला नोटिस गया था राबड़ी देवी के पास। अगर बंगला खाली करना होता तो वो तभी हो गया होता। फिर रिमाइंडर नोटिस गया है मई 2026 में, मध्य मई में, और जो तीसरा नोटिस है वो तो आपको पता ही है, 29 मई को फिर पहुंचा है। लेकिन असित जी, ये जो बंगले से इतना मोह क्यों है? संतोष जी, मुझे एक बात कहने देते। संतोष जी, एक जी, सेकंड अगर मुझे कहने हाँ, देते। जैन जी जल्दी से, उसके बाद आ रहा हूं। हाँ, आप जल्दी से, कि जिस व्यक्ति को, मंत्री को, नंदकिशोर राम जी को आवंटित किया है अभी 10 सर्कुलर रोड, ये 27 मई का आदेश है। और इसके पहले ही उनको 11 मई को 21 हार्डिंग रोड आवास आवंटित किया जा चुका था। किसान आयोग के अध्यक्ष की हैसियत से जिस व्यक्ति के नाम टेलर रोड स्थित आवास आवंटित है, उसमें नितिन नवन जी इनके भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। किस हैसियत से वहां रह रहे हैं? और आपको मैं बताऊं, जब हम लोगों के नेता के पास भवन निर्माण विभाग था तो नंदकिशोर यादव जी, प्रेम कुमार जी सहित इनके जो वरिष्ठ नेता, उन लोगों ने आग्रह किया कि हम लोगों का आवास यथावत रखा जाए। तो नितिन नवीन जी भी, तो उनका खाली हम लोगों ने नहीं कराया। हम लोग कभी भी बदले की भावना से नहीं करते। दूसरा, उप मुख्यमंत्री जो है अभी दोनों, विजेंद्र यादव जी और विजय चौधरी जी,
वो तो अब पहले जो मंत्री की हैसियत से जिस आवास में रह रहे थे वहीं थे, वहीं आज भी रह रहे हैं। वो उस कर्णांकित आवास में नहीं शिफ्ट कराए गए हैं। तो ऐसी क्या इन लोगों की दिक्कत है कि सिर्फ राबड़ी देवी जी को लक्षित करके उस आवास को खाली कराने वो ये की कह रहे हैं कि लोग जिन पाल रहे जिनको हैं। नोटिस हम लोग नहीं। देना था वो दे चुके हैं, और जिन जिनको खाली कराना है वो सब खाली करेंगे। मैं आसिफ जी से मेरा सवाल था, आसिफ जी से मेरा सवाल था, आपस में नहीं। आसिफ जी, मक्कारी इनके डीएनए में रग रग में, इनकी बातों पर भी आसिफ जी, इस बंगले से ऐसा क्या मोह है? ठीक है, 20 साल से वो वहां रह रही, 2006 में अलॉट हुआ था, शायद 2026, हाँ, 20 साल से वो वहां रह रही हैं, लेकिन एक दिन तो खाली करना ही है ना। संतोष जी, इसको नाक की लड़ाई बनाने का मतलब क्या है? दोनों पक्षों ने वही काम किया है। ऑलरेडी जिस मंत्री को पहले एक बंगला आवंटित था, वो आवंटन रद्द करके राबड़ी देवी जी वाला बंगला उनको आवंटित कर दिया। क्या भाई, पहले से आवंटित था, उनको उसी में शिफ्ट करवा देना था। ये क्या जरूरी है कि नहीं राबड़ी देवी जी का ही जो आवंटित बंगला, उसका आवंटन रद्द करके ये बंगला किसी को दिया जाएगा, और राबड़ी देवी जी जहां रह रही है वहां से दूसरा बंगला उनको दे दिया जाएगा। ठेले पर सामान लदवाने का क्या सेंस है, बताइए? नहीं तो सामान तो पहले का बंगला भी दीजिएगा ना। पहले जो तस्वीरें आई थी बीच बीच में, उनमें तस्वीरें तो सामान तो गया था ना, तब उनका मूड हो गया था कि ठीक है वो चेंज कर लेंगे। अब अचानक से मूड हो गया कि नहीं, हमें चेंज नहीं करना। साधारण नहीं, इसको साधारण शब्दों में समझिए कि सेम उसी तरह का बंगला कहीं और आपको देना होगा। नेता प्रतिपक्ष बिहार विधान परिषद के बंगले की कैटेगरी तय रहती है कि भाई वो इसी तरह के बंगले में रहेगा। मतलब साफ है कि आप दूसरा जो भी बंगला इनको आवंटित कीजिएगा, ठीक इसी तरह का बंगला आवंटित कीजिएगा। क्या जरूरत है? ऑलरेडी है एक बंगले में, उठ के बस चले जाइए दूसरे में। तो ये राजनीतिक द्वेष का मामला बहुत साफ दिख रहा है। अब आ रहा हूं दूसरी तरफ की नाक की लड़ाई का। भवन निर्माण विभाग जब आवंटन करता है तो आप उस पर सवाल उठाइए। आप उस पर, अगर आपको लगता है कि आवंटन गलत तरीके से हुआ है, आप कोर्ट में जाइए और कहिए कि आवंटन गलत तरीके से हुआ है, हमें जानबूझकर परेशान किया जा रहा है। ये इस हद तक बात बहुत ठीक है, लेकिन ये कहना कि फोर्स बुला लो, सेना बुला लो, मुझे लगता है कि दोनों तरफ से नाक की लड़ाई इस विषय को बना लिया गया है। सरकार तो लगातार गलत कर रही है, सरकार तो इतनी गलतियां कर रही है, और प्रतिशोध की इतनी भावना आ गई है राजनीति में, पूरे भारत में। उत्तर भारत में तो जबरदस्त प्रतिशोध की भावना आ गई है राजनीति में। प्रतिशोधात्मक कार्रवाइयां हो रही हैं विपक्ष के साथ, बहुत साफ है। लेकिन इसको एक्सपोज करना होगा, जनता के बीच कैसे एक्सपोज किया जाए कि ये लोग प्रतिशोध में काम कर रहे हैं, ये ज्यादा जरूरी है। मुझे लगता है इसे नाक की लड़ाई नहीं बनानी चाहिए, और सरकार को भी ये बात समझनी चाहिए कि कर्णांकित बंगला महत्वपूर्ण होता है, और नेता प्रतिपक्ष एक महत्वपूर्ण पद है। आप सारे पदों की गरिमा इस तरह से मत गिराइए, हर पद को इतना हल्का मत कर दीजिए। हर भाई ठेले पर सामान लद गया नेता प्रतिपक्ष का, क्या तरीका है ये? ऐसे काम होता है कि नेता प्रतिपक्ष का सामान 2 साल बाद कोई और बंगला आवंटित कर दीजिएगा, 1 साल बाद कोई और बंगला आवंटित कर दीजिएगा, नेता प्रतिपक्ष रोड पर ठेला लेके घूमता रहेगा। लेकिन तो आसिफ जी, फिर तो ये कब्जा वाली स्थिति हो गई ना। इसी को तो कब्जा कहते हैं कि मेरा सामान जहां पड़ गया, मेरा सामान जहां पड़ गया मैं वहीं रहूंगा। अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपना आवास चेंज नहीं किया क्या? वो भी जिद पर आ जाते कि मैं तो नहीं करूंगा, 20 साल में मुख्यमंत्री रहूं। कैसे रह लेते? नहीं, वो मुख्यमंत्री का कर्णांकित आवास है, उसमें कैसे रह? तो नेता प्रतिपक्ष के आवास में, कर्णांकित आवास में तो नेता प्रतिपक्ष को दूसरा मिला ना, जो उनके लिए अलॉट किया गया है कर्णांकित आवास। अच्छा, क्या ऐसी जरूरत थी कि अचानक कर्णांकित आवास का कर्ण चेंज कर दिया गया? कौन सी ऐसी आफत आ गई थी? अकबर जी जवाब दीजिएगा। ऑलरेडी आपने बंगला दे दिया है, वो रद्द करके आप इनको ये बंगला दे रहे हैं, तो दोनों तरफ से ये राजनीति खराब। क्रम चेंज करने की जरूरत क्या पड़ी? मैं थोड़ा सा आसिफनाथ तिवारी जी को सवाल को और आसान कर देता हूं अपने दर्शकों के लिए। जो आपने अचानक से क्रम चेंज किया, जिसकी वजह से ये पूरा विवाद खड़ा हो गया, मकान जो बंगलों का क्रम चेंज करना पड़ा, उसकी जरूरत क्यों पड़ी? और असित जी, जदयू का जो आईटी सेल के अध्यक्ष है मनीष कुमार, शायद नीतीश जी के भांजे हैं, वो अलग से सरकारी आवास में रह रहे हैं। बताइए, नियम कायदा या आसमान से तय करते हैं? ये तो अकबर जी आवाज मिल रही मेरी? जी मिल रही है। ये जो क्रम है बंगलों का, वो चेंज करने की जरूरत क्यों पड़ी? देखिए, ये तो उनको 39 नंबर हार्डिंग रोड में आवास आवंटित किया गया था,
माननीय नेता प्रतिपक्ष विधान परिषद राबड़ी देवी जी को, लेकिन क्या वजह है कि भाई अब क्या ये तो इस तरह से मजिस्ट्रेट डिप्यूट कराइए और तब खाली कराइए, ये सरकारी बंगला है, ये कोई एडवर्स पोजीशन आपने ले लिया है क्या 20 साल रह करके कि अब आपको खाली करने में दिक्कत आ रही है? ये तो भाई आप, ये तो एक रूटीन वर्क है कि सरकारी बंगला कभी किसी को आवंटन होता है, कभी किसी को आवंटन होता है। आप ये कह सकते हैं कि भाई हमारे स्टेटस के हिसाब से जो बंगला है सेंट्रल पूल का वो कहीं भी दिया जाए, साधारण बात है। इसमें आप एक जगह खूंटा गाड़ दीजिए कि नहीं हम इसी में रहेंगे, ये कोई खतियानी मेरा भूमि है, खतियानी जो है मिला हुआ ये मेरा बंगला है, ये तो इस तरह का जो है मतलब अराजकता फैलाने वाली बात हो गई। लेकिन सवाल ये था कि जो क्रम चेंज किया गया जिसकी वजह से जो बंगला चेंज करना पड़ रहा है वो क्या विजय चौधरी जी सोची समझी रणनीति के तहत किया गया है? कैसी भाषा है ये? देखिए एक बात समझ लीजिए, ये जो व्यवस्था है सरकारी, जो भवन निर्माण विभाग है वो टाइम टू टाइम बंगला जो है आवंटन करता है, कभी किसी को आवंटन होता है, कभी किसी को आवंटन होता है। इसमें इश्यू बनाने की क्या आवश्यकता है? आप इस बात पे कह सकते हैं कि हमको मेरे सुविधा के हिसाब से, हमारे पद के हिसाब से जो होना चाहिए वो बंगला उस स्टेटस का आवंटन होना चाहिए, लेकिन इसी बंगले में रहेंगे हम, मुझे तो नहीं लगता ऐसा इशू किसी बिहार के नेता ने बनाया है। वन बिहारी जी, कई लोग राजनीति में कोई ऐसा उदाहरण नजर आता है? बंगला में चले गए। एक बार जरा वन बिहारी जी को भी सुन लेते हैं। राजनीति में कोई ऐसा उदाहरण और नजर आता है जब बंगले को लेकर लड़ाई हो, नेता प्रतिपक्ष वो ये कह रहे हैं कि मैं इसी बंगले में रहूंगी, सरकार कह रही है नहीं आपको दूसरे बंगले में जाना हो, वो कह रही है कि फोर्स बुला लो, वो कह रहे हैं कि नहीं बंगला तो खाली करना पड़ेगा, इसको लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है। बिहार में कोई और मुद्दा बचा ही नहीं। भारत के किसी भी राज्य की किसी सरकार ने ऐसे बेशर्मी से भरा कदम नहीं उठाया जैसा बिहार में हो रहा है। इस बात को जरूर कहिए। ये सबसे बड़ी विशेषता है कि बिहार जहां पर अभी भ्रष्टाचार कितने बड़े मामले का पर्दाफाश हुआ है कि सरकार के कई बड़े बड़े आईएएस अधिकारी उसे फंस रहे हैं, और उस बड़े महत्वपूर्ण मुद्दे को छोड़कर बिहार में बंगला सियासत पर डिबेट हो रहा है। ये बिहार का दुर्भाग्य है। देखिए, बंगला राबड़ी देवी जी को भी नियमतः खाली कर देना चाहिए, इसे मतलब प्रतिष्ठामूलक प्रश्न नहीं बनाना चाहिए, और सरकार भी अगर चाहती तो राबड़ी देवी जी को पूर्व से उनके आवंटित 10 सर्कुलर रोड पे रहने देने में भी सरकार को कोई बहुत परेशानी वाली बात नहीं थी। मसला 7 सर्कुलर और 10 सर्कुलर के बगल बगल में रहने का भी है, जो भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहती है कि नीतीश कुमार के घर के बगल में लालू यादव का घर हो। कारण क्या है, ये बिहार के राजनीतिक विश्लेषक समीक्षक लोग जानते हैं। देखिए, जब नीतीश कुमार मुख्यमंत्री थे उस समय ही बंगला को खाली कराने की कार्यवाही आरंभ हो गई थी। राबड़ी देवी के घर से सामान भी बाहर जाने लगा था, जिसको लेकर वीडियो भी वायरल हुआ था, लेकिन अचानक से फिर राबड़ी देवी ने उस बंगले को खाली करने का अपना प्लान पोस्टपोन कर दिया, मतलब त्याग दिया। तो नीतीश कुमार के सीएम रहते उसको खाली कराने को लेकर जो सरकार ने औपचारिक पहल की थी वो कहीं किसी शीर्ष नेतृत्व के इशारे से ही वो थम गया। लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी की नेतृत्व वाली सरकार है और राबड़ी देवी भी अड़ गई है कि हम यहाँ से खाली नहीं करेंगे। तो ऐसे में यह देखना बिहार के लोगों के लिए भी मतलब बेहद प्रासंगिक और लाजमी रहेगा कि किस प्रकार सरकार राबड़ी देवी को उस घर से बाहर करती है। चूंकि अगर अब सरकार भी पीछे हटती है तो यह सरकार के मतलब इकबाल के लिए सही नहीं होगा। कानूनी विकल्प क्या है? महत्वपूर्ण मसले हैं, बेरोजगारी है, भ्रष्टाचार है। कानूनी विकल्प क्या है? ठीक है, अगर राबड़ी देवी नहीं खाली करना नहीं चाहती है तो फिर नहीं, सरकार का अधिकार है, सरकार का अधिकार है, सरकार भी बल जबरदस्ती खाली करा लेगी। राबड़ी देवी जी के पास क्या कानूनी विकल्प है? वो कोर्ट जा सकती? नहीं, कानूनी विकल्प तो नहीं, वो कोर्ट जा सकती है। देखिए, कोर्ट कोई भी जा सकता है, कोर्ट जाना किसी का अपना विशेष अधिकार होता है, उस कोर्ट जाने से उनको कोई थोड़ी रोक सकता है। वो कोर्ट जा सकती है, वे कानूनविदों से राय ले सकती है कि इसी बंगले में बने रहने के पीछे आखिर ऐसा कौन सा कानूनी तर्क वो लेकर जाएंगी जिससे उच्च न्यायालय सुनने तर्क तो दे रहे हैं ना जयंत जिज्ञासु जी। जब उन्होंने तमाम उपेंद्र कुशवाहा, संजय झा से लेकर तमाम विधायकों और पूर्व विधायकों के नाम बता दिए कि अगर उनको अलाउड हो रखा है। नहीं, जयंत जिज्ञासु जी ने जो बताया उसका
फल यह निकलेगा कि राबड़ी देवी कोर्ट जाती हैं तो कोर्ट यही करेगा कि जीतन राम मांझी, उपेंद्र कुशवाहा इत्यादि अन्य नेताओं के बंगले को भी खाली करने का आदेश जारी कर सकता है। लेकिन राबड़ी जी उसी बंगले में पुनः आवासित लगातार रह पाए, ऐसा आदेश मुझे नहीं लगता कि कोर्ट देगा। बाकी ये तो कानून का मसला है, कानून तय करेगा। जयंत जिज्ञासु जी, 25 नवंबर 2025 को राबड़ी देवी जी के पास पहला नोटिस गया, फिर 20 मई में रिमाइंडर गया और फिर जो तीसरा नोटिस गया है वो 29 मई को गया है। तो जब बीच में जब 25 नवंबर के बाद खरमास से पहले भी वो 2-3 बार मूवमेंट देखी गई, गाड़ियां गई बंगले के अंदर, सामान और जो पेड़ थे, गमले, वो निकलते हुए देखे गए, फिर अचानक से ऐसा क्या हो गया कि अब जिद पर अड़ गए कि नहीं साहब अब नहीं खाली करेंगे? बीच में मूड था। देखिए, इस सरकार के काम काज करने का एक तौर तरीका है। मुझे याद आता है 7 तुगलक रोड स्थित आवास में जब वाजपेयी जी की सरकार में मंत्री होते थे शरद यादव जी, तब से वो रह रहे थे और उनके राज्यसभा से निष्कासन का फैसला भी कोर्ट में विचाराधीन था और न्यायालय ने ये कहा कि वो भले संसद की कार्यवाही में हिस्सा नहीं लेंगे लेकिन उस आवास में बने रहेंगे, चूंकि उनकी सदस्यता विचाराधीन है कि नियम सम्मत हुआ था निष्कासन उनका या उनकी सदस्यता रद्द या नहीं, चुनौती दी थी उन्होंने। और हमको याद है कि जब तक उनका टर्म था 16 से 22 तक वो उस बंगले में थे। रामविलास पासवान जी के बंगले से किस तरह से सामान को फेंका गया जबकि उनके भाई को मंत्री बनाया, क्या क्या वो हम नहीं जानते। तो इनका हमेशा से ये रहा है काम करने का तरीका भारतीय जनता पार्टी का। हम बस इतना कहना चाहते हैं, अभी वरिष्ठ पत्रकार ने कहा ही बिहारी जी ने, हम एक बात जान लीजिए कि दुनिया में तमाम अदालतों से ऊपर एक जमीर की भी अदालत है और महात्मा गांधी जी कहते थे कि भाई हम इस फैसले को ही सही नहीं मानते, इसलिए हम इसमें क्या अपील में जाए क्या। तो हम सरकार के भी जमीर को झकझोरना चाहते हैं और जनता जो यह सब देख रही है तो जनता की अदालत में भी ये सब कुछ है कि कैसे उसी तरह के बंगले को आवंटित सरकार कर रही है जिस तरह के बंगले में वो पहले से रह रही हैं। तो सिवाय इसमें विद्वेष और किन्हीं को परेशान नाहक करने की मनसा कुछ नहीं हो सकता। मैं एक भी बात कहना चाहता हूं कि परेशान होने वाले को सुकून कुछ मिल भी जाता है, परेशान करने वालों की परेशानी नहीं जाती। सम्राट चौधरी जी मुख्यमंत्री रहेंगे कि नहीं रहेंगे कितना दिन, पहले वो अपना देख लें। खुद उन्हीं की पार्टी में उनके खिलाफ कितने तरह के षड्यंत्र हो रहे हैं, ठीक अरविंद जी, उनको भी पता होगा, तो वो खुद बलि का बकरा बना ऑलरेडी आर पार की लड़ाई के मूड में है। सद्बुद्धि उनको मिले, हम तो यही कामना करते हैं। वो रचनात्मक काम अपना दिमाग लगाए तो ज्यादा बेहतर होगा बिहार के लिए भी, खुद उनकी सेहत के लिए। नहीं, बंगले पर आ जाते, जमीर को छोड़ देते, बंगले पर आते। मीडिया के सामने ये कहते हुए इनको शर्म आनी चाहिए। बंगला तो बहुत छोटी चीज है कि जमीर की बात कर रहे हैं, किसकी जमीर? और एकदम अगर आरजेडी के और आरजेडी अगर जमीर की बात करती है तो इनकी अपनी जमीर सिद्ध करना चाहिए कि इन्होंने जब पहली नोटिस गई थी तो आपने बंगला खाली करना शुरू कर दिया था। नहीं साबित आपने उसके अंदर से कौन सा बंगला के अंदर से क्या सामान ले गए? जरूरी थी उस सामान को आप हटा दिए और उसके बाद बिहार को एक लॉलेसनेस स्थिति में आप चाहते हैं कि चला जाए। बिहार में अगर अराजक की स्थिति पैदा हो जाए, ये आपकी नैतिकता है, आपकी जमीर यही है कि बिहार के लॉ एंड ऑर्डर गरीब गुरबे को फिर भड़काकर उसको आग में झोंक दे। कानून का राज है और कानून का राज है। कानून के अंदर चाहे कोई भी हो, वो कानून की जो धाराएं हैं, जो वर्णित प्रावधान है, उसके तहत तो तय होगा। आपके जमीर कहने से नहीं होगा। जमीर ये सम्राट चौधरी की सरकार है, एनडीए की सरकार है, ये सुशासन की सरकार है और जमीर है तभी एक नियम पूर्वक संवैधानिक काम करने का जमीर इसी सरकार को है। ठीक, मैं असित जी की तरफ जा रहा हूँ, असित जी की तरफ जा रहा हूँ। असित जी, जब बन बिहारी जी कह रहे थे कि नीतीश कुमार और राबड़ी आवास दरअसल आजू बाजू है और बीजेपी को ये पसंद नहीं है कि ये दोनों आजू बाजू रहे और इस पर आप मुस्कुरा रहे थे, इस मुस्कुराहट के पीछे की सियासत क्या थी? लेकिन आप लोगों ये दोनों लोग चुप हो जाए तो मैं कुछ बोलूं। दोनों लोग बोल रहे हैं, तीसरा भी बोलेगा तो दर्शक क्या समझेंगे? उनकी आवाज डाउन कर दी गई है, आपकी आवाज अप है। चलिए, बिहारी जी ने कटाक्ष किया है। कटाक्ष ये था कि भाई नीतीश कुमार जी एनडीए में थे
फिर अचानक एक दिन वो राबड़ी देवी से मिलने चले गए और राबड़ी देवी जी से मिलने के बाद उन्होंने एनडीए का साथ छोड़ा और आरजेडी और कांग्रेस के साथ आके सरकार बना ली। ऐसा 2 बार हो चुका है। तो इनका एक कटाक्ष था कि शायद भाजपा इस बात से डर रही है कि अगल बगल रहेंगे, किसी दिन अचानक उनका मूड हुआ कि चलो भाई चाय पीते हैं पुराने सहयोगी के यहाँ या पुराने साथी दोस्त भाई के यहाँ, और अचानक गठबंधन बदल जाए तो सरकार गिर जाएगी। तो ये कटाक्ष था, उस पर मुझे हंसी आ गई। चलिए ठीक है, राजनीति में सारी बातें होती रहती हैं। भविष्य में हम नहीं जानते कि क्या होगा नहीं होगा। नीतीश जी उनके यहाँ जाएंगे नहीं जाएंगे, मतलब आप आज भी आशा में हैं कि ऐसा हो जाएगा? नहीं, मैं उनके कटाक्ष का ये अर्थ बता रहा था। मैं बस ये कह रहा हूं कि दोनों पक्षों को अपने जिद से पीछे हटना चाहिए। सरकार को भी ये जिद छोड़ देनी चाहिए कि उसे नेता प्रतिपक्ष का बंगला खाली करवाना ही करवाना है। क्यों करवाना, कोई तर्क नहीं है। मन हुआ कि हम बंगला बदल देंगे, वही बदल दिया। किसी अधिकारी को बैठे बैठे मन हुआ कि सारे मंत्रियों का सामान ठेले पर लदवा देना है, वो एक फाइल निकालेगा और सबका बंगला बदल देगा। अब मंत्री ठेले पर सामान लेके घूम रहे हैं, कोई मतलब नहीं बनता है। जब आपको उसी तरह का बंगला दूसरा ही देना है तो रहने दीजिए उसी में, ऐसी क्या जिद। राबड़ी देवी जी से भी मैं अनुरोध करूंगा कि जब सरकार ने ये चाहा है कि वो आपका सामान ठेले पर लदवा दे, आप खुद ठेले पर सामान लेके रोड पर आ जाइए और बिहार की जनता को बताइए कि ये सरकार न तो संविधान का सम्मान करती है न संवैधानिक पदों का सम्मान करती है। देखिए, मैं यही कह रहा हूं कि भाई आपके पद और सुविधा के हिसाब से जब सरकारी बंगला आवंटन किया गया है तो ये सरकार का रूटीन वर्क है भवन निर्माण विभाग का। आप चले जाइए, इसको इतना इश्यू बनाने से क्या फायदा है? आखिर इतने सारे मिनिस्टर हैं, इतने सारे विधायक हैं, इतने सारे जो है नेता हैं जिनका आवास आवंटन किया गया है, किसी तरह का इश्यू किसी ने नहीं बनाया है। आप इस पर कब्जा, तो और आप इस तरह के रवैया से तो ये शक हो रहा है कि आप कब्जा जमाने का कोशिश कर रहे हैं। मैंने पहले कहा है कि एडवर्स पोजीशन लेने की बात आप कर रहे हैं। क्या भाई ये बंगला आपको रख ही लेना है? ये समझना चाहिए कि भाई ये बंगला, ये पद, ये आने जाने वाली चीज है। लेकिन अब ये मानसिकता हो जाए कि सारा पद, सारा बंगला एक ही परिवार के लोग रख लें, तो ये तो बड़ा अजीब मानसिकता है भाई। क्लोजिंग स्टेटमेंट बन बिहारी जी आपका। इलाहाबादी का पढ़ के सुनाना को लेकर सरकार और विपक्ष दोनों को इस प्रकार के सियासत से परहेज करना चाहिए। नेता प्रतिपक्ष विधान परिषद में राबड़ी देवी है तो उन्हें यह बंगला सरकार चाहती तो कंटिन्यू करने के लिए दे सकती थी, देना भी चाहिए था। जब नेता दूसरे वाले बंगले में क्या दिक्कत? बंगला खुद छोड़ देती। सियासत में मोह, दूसरे वाले बंगले में क्या दिक्कत है ये तो राबड़ी देवी जी बताएंगे। लेकिन इसलिए बिहार में एक बंगले को लेकर इतनी बड़ी सियासत करना कहां तक जायज है? जी मैं ये भी तो समझना चाहूंगा ना कि जिस कुर्सी के लिए पूरी सियासी खेल खेला जाता है, मुद्दों की लड़ाई लड़ी जाती है, वो कुर्सी भी जब आपके पास जनादेश नहीं आता है तो आपको छोड़ना पड़ता है। तो फिर बंगले को लेकर इतना दोषी है ना, दोनों पक्ष दोषी दिख रहे हैं। सरकार भी दोषी दिख रही है और विपक्ष भी दोषी दिख रही है। बंगला को लेकर सियासत दोनों पक्ष को करनी ही नहीं चाहिए थी। ठीक, इसी पॉइंट पर इस डिबेट को यहीं रोकते हैं। तमाम मेहमान मेरे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन बंगले पर जो सियासी कोहराम मचा हुआ है, वो जनता ये पूछना चाह रही है कि आखिरकार इस बंगले से ऐसा क्या मोह है कि जो अब नाक की लड़ाई बन चुका है, सत्ता पक्ष के लिए भी और विपक्ष के लिए। बहस बिहार की महफिल।